अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात खबरों की कर लेते हैं। यूपी बीजेपी के नए संगठन मंत्री धर्मपाल सुबह लखनऊ पहुंचे। बीजेपी प्रदेश संगठन को 4 क्षेत्रों के जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ 2 भागों में बैठक भी हुई है और इस बैठक में प्रदेश सरकार के दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुनील बंसल और परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह शामिल हुए हैं। और आज की बैठक में प्रदेश के नए संगठन मंत्री से एक दूसरे का परिचय भी हुआ है। साथ ही संगठन को कैसे बढ़ाना है और 2024 के चुनाव को लेकर भी विस्तार से चर्चा हुई। एक बार सभी के साथ यह बैठक हुई। आगामी बैठक जिला अध्यक्षों के साथ और फिर जिला प्रभारियों के साथ, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ बैठक आयोजित की जाएगी। आज महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में उनका मार्गदर्शन मिला। नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री संगठन अपने धर्मपाल जी का सभी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन मिला और अब दोनों डिप्टी सीएम और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और हमारे जो झारखंड के जो संगठन मंत्री हुए हैं अपने करमवीर जी, उनका भी मार्गदर्शन मिला। और अब दूसरी बैठक एक अपने जिला प्रभारियों को और जिला अध्यक्षों की 2 सत्रों में एक बैठक होगी और ये एक तरह से परिचयात्मक बैठक ही है। और क्योंकि माननीय संगठन मंत्री जी पहली बार आए हैं तो सभी कार्यकर्ताओं के बारे में वो जाने और उसके बाद का जो आगे का रोड मैप जो अपने जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों के जो मीटिंग होगी उसमें तय किए जाएंगे आगे के संगठन के जो कार्य। अभी अलग अलग श्रेणी में बैठने जा रहे हैं। अध्यक्षों के साथ अलग बैठेंगे, प्रभारी लोगों के साथ अलग बैठेंगे, प्रदेश पदाधिकारियों के साथ अलग बैठेंगे, क्षेत्र पदाधिकारियों के साथ अलग बैठेंगे। तो एक बैठक का एक सिस्टम होता है। नए संगठन महामंत्री जी आए तो उनका सबसे परिचय हो। आज की बैठक केवल इस दृष्टि से। आज भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त संगठन महामंत्री आदरणीय धर्मपाल जी का परिचयात्मक बैठक सभी 4 क्षेत्रों की थी। विधिवत एक दूसरे का परिचय हुआ है, बातचीत हुई है। अब जिलावार बैठकें शुरू हुई हैं। चूँकि अभी उनका आगमन हुआ है और एक से एक परिचय करने के बाद अगली कार्रवाई अगली बैठक में होगी। लेकिन आज एक दूसरे को जानना, आदरणीय बंसल जी ने अभी तक जो काम किया है उस विषय में चर्चा हुई है और आदरणीय जो धर्मपाल जी का विस्तृत परिचय सबसे हुआ है। और वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अक्सर अपने ट्वीट्स को लेकर ही चर्चाओं में बने रहते हैं और इन्हीं ट्वीट्स के जरिए ही विपक्ष पर लगातार हमलावर भी रहते हैं। लेकिन जब डिप्टी सीएम से उनके संगठन पर एक ट्वीट पर सवाल किया गया तो वो सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं रोज अनेक ट्वीट करता हूं। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया था कि संगठन सरकार से बड़ा होता है। आपको बता दें कि मंत्री धर्मपाल सिंह को यूपी बीजेपी का प्रदेश संगठन महामंत्री बनाया गया, जिसके तहत आज नए संगठन महामंत्री ने मंत्रियों की बाकायदा बैठक भी बुलाई थी और इस बैठक में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे थे। ट्वीट था आपका? ट्वीट था आपका सर? अलग-अलग का मेरे अनेक ट्वीट है, रोज ट्वीट नहीं आते। मैं तो रोज ट्वीट करता हूँ। और वहीं केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 2 दिवसीय बिजनौर दौरे पर वो हैं और अपने दौरे के पहले दिन ही आज उन्होंने बिजनौर रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए जहां पर स्टेशन परिसर का जायजा लिया तो वहीं साफ सफाई की व्यवस्था को लेकर मंत्री ने रेलवे के अधिकारियों और कर्मचारियों की जमकर तारीफ भी की है। अपने दौरे के दौरान रेल मंत्री ने कहा कि मोदी जी ने देश को एक मजबूत लीडरशिप देने का काम किया है। IRTC की ओर से डेटा बेचने के मामले में उन्हें कहा गया कि अब डेटा बेचने का रेलवे का कोई भी प्लान नहीं है। केंद्र सरकार की ओर से गांव तक सभी बेसिक सुविधाओं को पहुंचाने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। देश को मजबूत तरीके से बाहर निकाल के लाए और एक और मजबूती से ऊपर उठे। इकोनॉमी को जिस तरह से संभाला है, आज देश भर में एक क्लियर विश्वास है, जन जन का विश्वास है कि मोदी जी ने राष्ट्र को सही दिशा दी है, सही नेतृत्व दिया है, मजबूत नेतृत्व दिया है, चाहे दुश्मनों के सामने। और वहीं राष्ट्रीय महिला दल की अध्यक्ष सरोज प्रसाद ने महिला सशक्तिकरण पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद ब्रजलाल सहित समाज कल्याण मंत्री पूर्व IPS असीम अरुण भी पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री असीम अरुण ने श्रीकांत त्यागी मामले पर कहा है कि महिला का सम्मान सिर्फ बीजेपी में ही संभव है और यही कारण है कि श्रीकांत त्यागी के मामले पर भी पुलिस ने कानून के तहत बड़ी कार्रवाई की है, क्योंकि कानून से बड़ा कोई नहीं है। इसमें अगर कोई जाति या धर्म ढूंढ रहा है तो वो लोग गलत हैं। और इसके अलावा कार्यक्रम में मौजूद पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कहा है कि कानून का
पूरी तरीके से राज है। पुरानी सरकारों में अपराधी बेखौफ थे और वो संपत्ति बनाते थे, लेकिन बाबा के बुलडोजर ने अब इन अपराधियों की कमर तोड़कर रख दी है। एक बहुत ही सुंदर, रोचक, राष्ट्रभक्ति से ओत-पोत छोटा वीडियो तैयार किया गया है, जिसमें बड़ी मेहनत की गई है। उसको लॉन्च किया गया है और इसके साथ ही साथ आने वाले समय में किस प्रकार महिलाओं को स्वावलंबन की ओर बढ़ाया जाए, किस प्रकार उनको और सशक्त किया जाए। माननीय योगी जी द्वारा कुछ समय से बहुत ही मजबूती के साथ मिशन शक्ति के ऊपर कार्य किया जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा की गई है और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार महिलाओं की सुरक्षा, स्वावलंबन, सेहत हर क्षेत्र में काम कर रही है और आने वाले समय में इसमें बहुत अच्छा और सुखद परिवर्तन हम लोग आगे भी देखेंगे। और वहीं प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार एवं कैबिनेट मिनिस्टर आशीष पटेल ने विंध्य कॉरिडोर विंध्याचल मंदिर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान आशीष कुमार पटेल ने गंगा घाट, मंदिर निर्माण, चौड़ी सड़कों और यातायात के संसाधनों का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ में ही विंध्याचल मंडल के कमिश्नर योगेश्वर राम मिश्रा ने बताया है कि पूरा मंदिर परिसर का कार्य विंध्य कॉरिडोर मैप के अनुसार ही निर्माण कार्य ये करवाया जा रहा है। निर्माण की क्वालिटी को लेकर भी सतर्कता बढ़ती जा रही है। निर्माण कार्य में तेजी के साथ ही अच्छे उच्चतम क्वालिटी के सामान इसमें लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विंध्य कॉरिडोर का लक्ष्य 2024 का है और इससे पहले निर्माण कार्य ये संपूर्ण किए जाएंगे। मां विंध्यवासिनी के चरणों में अपना शीश नमन करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मां विंध्यवासिनी के मंदिर परिसर को सुंदर बनाने के लिए जो विंध्य कॉरिडोर योजना स्वीकृत की है, इसने इस क्षेत्र के और मिर्जापुर जनपद के लिए नई संजीवनी पैदा की। और लखीमपुर से सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर अब विवाद भी बढ़ गया। इस वीडियो में अजय मिश्रा राकेश टिकैत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने भी जमकर पलटवार किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुन लेते हैं। कुत्ते भौंकते रहते, ऐसे भी हम लोग आराम जैसे बात करते हैं तो हम लोगों का ये होता, कहीं अगर मान लीजिए हम लखनऊ जा रहे हैं, अब लखनऊ जा रहे हैं, हम गाड़ी से बैठ के जा रहे हैं, भाई तेज रफ्तार से गाड़ी जा रही है, हम गच्छ की तरफ बढ़ रहे हैं। अब सड़क पर कई बार होता है कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं। तो अब वो उनका स्वभाव होता है, वो उसके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगा, जिसका जो स्वभाव होता है उसके अनुरूप वो व्यवहार करता है। लेकिन हमारा लोगों का ऐसा स्वभाव नहीं है। जो चीज़ जब सामने आती है और सामने आने की जब हिम्मत जुटा पाएंगे तो निश्चित रूप से हर एक व्यक्ति को मैं पूरा जवाब देता हूं। लेकिन आपके भरोसे से, आपके विश्वास से, आपने जो मुझे ताकत दी है, मुझे बहुत आत्मविश्वास आया है और मैं यही कहूँगा कि आप इसी तरह से हमको ताकत देते रहिए। दुनिया की कोई ताकत आपको निराश नहीं होने देगी, हताश नहीं होने देगी। हम तो छोटे आदमी है भाई, वो बड़ा आदमी। हाँ, हम तो छोटे ही हैं आदमी। 50,000 आदमी लेकर गए थे 3 दिन तक वहाँ पे उनके वहीं। तो आदमी गुस्से में कुछ ना कुछ तो कहेगा। उसका लड़का 1 साल से जेल में बंद है, तो आदमी गुस्सा तो आवेगा। हमें कोई भी बात पर नहीं जाना इन पे बयानों पे। हम तो जो भी काम करें वो जमीन पर काम करें। एक मुक्ति अभियान चलेगा लखीमपुर खीरी में, वहां पे दहशत है बहुत। अब क्या 3 दिन रहे, अब क्या 13 दिन रह लेंगे। लखीमपुर मुक्ति अभियान, लखीमपुर में गुंडा राज है, इनकी दहशत है वहां पे। तो लोगों को डराने धमकाने का काम करें। विवादित बयान देख के ही तो जो पहला मामला हुआ वो बयान से ही तो हुआ। और 120 बी के मुलजिम है, तो 120 बी का मुलजिम खुला रहेगा तो एक दहशत रहेगी और जांच को और लखीमपुर खीरी कांड को प्रभावित करते रहेंगे। तो कोर्ट को, पुलिस को अपना काम करना चाहिए। इनको हटा के तो भाई जिला बदर या यहाँ से स्टेट बदर हो, यहाँ पे इस तरह के बयानबाजी ना करें, क्योंकि लोग जो वहाँ पर गवाह हैं उनको डराने का काम करते हैं। और वही ज्ञान व्यापी श्रृंगार गौरी वाद की पोषणीयता पर कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की ओर से
अधूरी जवाबी बहस आज भी जारी रही है, जो कल फिर सुबह 11:30 बजे शुरू होनी है। लेकिन आज की सुनवाई के बीच बहस के समय को लेकर हिंदू पक्ष के अधिवक्ताओं में विवाद हो गया, जो वरिष्ठ अधिवक्ताओं के हस्तक्षेप से शांत हुआ है। अदालत में वादी प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं समेत कुल 34 लोग मौजूद थे। बहस पूरी ना होने पर यह कोर्ट ने 24 अगस्त को अब सुनवाई की अगली डेट रखी है और मुकदमे की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता योगेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मधु बाबू सोमवार की बहस के दौरान उपस्थित नहीं थे। और वहीं मध्य प्रदेश की घाटियों में हो रही बारिश के बाद उफनती के साथ ही बांदा में भी केन नदी का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि केन नदी अब खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। पैनाली क्षेत्र के लगभग 1.5 दर्जन गांव में बाढ़ का खतरा बना हुआ है, जबकि निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है और कुछ गांव के तो संपर्क मार्गों में पानी भर चुका है। आपको बता दें कि घाटियों और बांधों के जल संग्रह क्षेत्र में 2 दिन से बारिश लगातार हो रही है और बरियारपुर बांध के क्रस्टवाल से उफनाकर पानी की मोटी धार केन नदी में गिर रही है और इससे बाढ़ के हालात वहां पर पैदा हो रहे हैं। केंद्रीय जल आयोग ने केन और यमुना नदी पर निगरानी बढ़ा दी है। और वहीं शामली जनपद में लंपी वायरस बीमारी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। वायरस से अब तक 4 पशुओं की मौत की खबर है, जबकि जिले में अभी भी 303 एक्टिव केस ये बताए जा रहे हैं। पशुपालकों में लंपी वायरस को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। चिकित्सकों ने पशुपालकों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गौवंशीय पशुओं के डॉक्टर यशवंत सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि बीमारी गुजरात, राजस्थान, पंजाब सहित कई राज्यों में थी, अब उत्तर प्रदेश में यह आ चुकी है। शामली जिले में इस बीमारी से ग्रस्त 303 पशु हैं जिनका उपचार किया जा रहा है। और वहीं माफिया अतीक अहमद के बेटे उमर अहमद ने सीबीआई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। उमर अहमद पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा था। वहीं कोर्ट ने उमर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साल 2018 में रंगदारी और अपहरण के एक मामले में उमर फरार चल रहा था। अतीक के बेटे उमर पर आरोप था कि उन्होंने लखनऊ के कृष्णा नगर के रहने वाले मोहित जायसवाल को कृष्णा नगर से अपहरण कर देवरिया जेल वो ले गए और वहां पर मोहित जायसवाल से रंगदारी मांगी गई और जमकर मारपीट उसके साथ की गई। इस मामले में पुलिस की बड़ी लापरवाही भी सामने आई और साठगांठ के आरोप लगाते हुए कारोबारी महेश जायसवाल ने सीबीआई की मांग की थी, जिसके बाद मामला सीबीआई के पास ये पहुंचा और सीबीआई लगातार उमर की तलाश में छापेमारी कर रही थी और इस बीच उमर पर इनाम भी घोषित किया गया था। अब उमर अहमद ने आज लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उमर के वकील उनकी बेल के लिए अर्जी डालेंगे। हालांकि सीबीआई ने अभी उमर की रिमांड नहीं मांगी है। उमर के खिलाफ चार्जशीट फाइल हो चुकी है। आज उमर एक केस में वांटेड था, तो उसमें उसका सरेंडर कराया था। कोर्ट ने 27 की डेट लगाई है कॉपी सर्व करने के लिए। तो जितने भी एविडेंसेस और जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन ने इनके खिलाफ तैयार किए हैं, उसकी कॉपी सर्व कराएंगे। क्या पुलिस द्वारा पीसीआर और पुलिस कस्टडी रिमांड की भी बात करी गई है इसमें सीबीआई द्वारा? पुलिस द्वारा क्या सीबीआई ने पुलिस कस्टडी रिमांड भी मांगी है इसमें? नहीं, अभी तक तो नहीं मांगी। वैसे भी चार्जशीट फाइल हो गई है, इसलिए पुलिस कस्टडी रिमांड का कोई मतलब नहीं है। और वहीं नोएडा ट्विन टावर में विस्फोट लगाने का काम पूरा हो चुका है। विस्फोटक लगाने का काम 11 टीमों ने मिलकर यह पूरा किया। इसकी निगरानी के लिए 10 एक्सपर्ट्स को लगाया गया है। आपको बता दें कि 10 दिनों में विस्फोटक लगाने का काम यह चल रहा था। दोनों टावर में करीब 3500 किलो विस्फोटक लगाया गया है। ब्लास्ट के लिए विस्फोटक सामग्री को टाइमर से जोड़ा जाएगा और इस 40 मंजिला ट्विन टावर को 28 अगस्त को धमाके के साथ गिराना है और इसे गिराने के लिए अफ्रीकन कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को यह जिम्मा दिया गया है। खास बात यह भी है कि दोनों टावर दिल्ली के पर्यटन स्थल कुतुब मीनार से भी ऊंचे हैं। वहीं दोनों टावर को पूरी तरह से हाइट और ब्लैक कलर के जियो टेक्सटाइल से ढक दिया गया है ताकि मलबा आसपास ना बिखर पाए और टास्क फोर्स समूह भी आसपास के निवासियों को ब्लास्ट के दिन तैयार रहने के लिए कह दिया गया। वहीं विस्फोट के दिन शहर के कई मार्ग बंद रहेंगे और रूट भी डाइवर्ट किया जाएगा और इसके लिए ट्रैफिक पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया है। इससे पहले नोएडा अथॉरिटी टीम और पॉल्यूशन विभाग टीम ने निरीक्षण किया है। साथ ही डीसीपी और एसीपी समेत पुलिस टीम भी निरीक्षण के लिए पहुंची है। तो चलिए अब बात उत्तराखंड की खबरों की कर लेते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात की है। सीएम धामी ने राज्य में हवाई कनेक्टिविटी के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ में
फिक्स विंग कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। वर्तमान में 3 हवाई रूट पिथौरागढ़ पंतनगर और पिथौरागढ़ हिंडन और साथ ही पिथौरागढ़ देहरादून के लिए एयरलाइन के चयन की प्रक्रिया रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत ये जारी है। सीएम धामी के अनुरोध पर केंद्रीय मंत्री ने अपने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 30 सितंबर तक इस संबंध में एयरलाइंस को नागरिक उड्डयन मंत्रालय के स्तर से कार्यादेश जारी कर दिए जाए ताकि पिथौरागढ़ में कनेक्टिविटी की आगे की कार्रवाई शुरू हो सके। और इसके साथ ही सीएम धामी ने पवन हंस कुमाऊं की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए पंतनगर में ग्रीनफील्ड प्रस्तावित एयरपोर्ट पर यह चर्चा की है, जिस पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अफसरों को भी उनसे अनुरोध किया है कि तय वक्त तक यह कार्रवाई करने के निर्देश उनको दिए गए हैं। 1600 की क्षमता का हो गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये एक अच्छा काम उत्तराखंड राज्य के साथ साथ पूरे देश के लिए हुआ है, क्योंकि देश भर के लोग भी, उत्तराखंड के लोग भी देहरादून के जरिए सभी जगह की अपनी यात्रा करते हैं। अभी पंतनगर का एयरपोर्ट, उसका भी विस्तार होना है, सी ग्रीन फील्ड बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। इसी प्रकार से दूरस्थ क्षेत्र हमारा पिथौरागढ़ है, चिन्याली सौड़ है और गौचर है। इन स्थानों पर भी हवाई सेवा सुचारू रूप से चले, जिससे कि हमारे चार धाम में आने वाले श्रद्धालु, पर्यटक, उन सभी को सुविधा मिले। तो ये हमारी योजना है। और साथ साथ में मैंने कल मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में अमित शाह जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है गृह मंत्री जी की, उस बैठक में भी मैंने अनुरोध किया है कि जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है भराड़ीसैंण, उसके निकट जो चौखुटिया एक स्थान है, उस चौखुटिया में भी एक एयरपोर्ट बनाया जाना चाहिए। तो ये भी मैंने निवेदन किया है। और जो उड़ान सेवा है, उत्तराखंड पहला राज्य है जो उड़ान सेवा में हमने उड़ान सेवा प्रारंभ की है, उसको हम और विस्तार देने पर विचार कर रहे हैं कि हर शहर तक कम से कम हमारी हेली सेवा पहुंचे। और वही कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रहे अग्निवीर भर्ती को लेकर रक्षा मंत्री और रक्षा राज्य मंत्री को बकायदा पत्र लिखा है कि भारत सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना के तहत कोटद्वार में 19 अगस्त से 31 अगस्त 2022 तक बीआरओ और लेंसेडाउन के द्वारा भर्ती अग्निवीर की भर्ती प्रक्रिया यह जारी रही है। और इस दौरान उन्हें युवाओं द्वारा भेजी गई कुछ वीडियो क्लिपिंग से यह पता चला है कि भर्ती के दौरान राज्य के 300 युवाओं का एक साथ उनको दौड़ाया जा रहा है और उसमें से भी मात्र 8 या 10 युवाओं को ही चुना जा रहा है, जबकि शारीरिक में पूर्ण रूप से औसतन 300 में से 60 के चयन की यह बात सामने आई है। 300 में से 60 का चयन किया जाता है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से कहा है कि भर्ती प्रक्रिया में हो रही विसंगतियों से उत्तराखंड के युवा काफी निराश हो रहे हैं और उन्हें भारत सरकार की अग्निवीर भर्ती योजना का समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए इन तमाम तथ्यों के दृष्टिगत भर्ती प्रक्रिया को पूर्व में निर्धारित मानकों की भर्ती की भांति ही इनको संचालित किया जाए, जिस तरह से इसके मानक पहले तय किए गए थे। उत्तराखंड में अग्निवीर की भर्ती कोटद्वार में हो रही है। 19 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की भर्ती होगी। मेरे संज्ञान में इसमें कुछ बातें आई हैं, तो आज मैंने दूरभाष से अजय भट्ट जी से बात की जो राज्य रक्षा मंत्री हैं, और उनको बताया कि मानकों के अनुकूल ये भर्ती होनी चाहिए। और जब बिपिन रावत जी थे तो उन्होंने जो हमारे लड़के थे उनकी हाइट को 163 सेंटीमीटर कर दिया था, परंतु वहाँ पर जो कर्नल हैं वो 170 मीटर ही हाइट को मान रहे हैं। पहाड़ का व्यक्ति लंबा नहीं होता है, तो इसलिए उनको हाइट रिलैक्सेशन दी गई थी। तो मेरा यही आग्रह था राज्य मंत्री जी से कि वो इसको निश्चित रूप में इसकी पूरी जांच कराएं। और वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत हल्द्वानी पहुंचे हैं, जिस दौरान हरीश रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि अल्मोड़ा के गरुड़ाबाज में मुंशी हरिप्रसाद के नाम से बन रहे शिल्प उन्नयन संस्थान का काम राज्य सरकार द्वारा बंद किए जाने को लेकर वे कल कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उपवास भी करेंगे। साथ ही उन्होंने यूके SSSC पेपर लीक मामले में बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि हाकम सिंह संस्कृति उत्तराखंड में बीजेपी की पहचान बन चुकी है। बीजेपी का ऐसा कोई बड़ा नेता नहीं है जिसकी फोटो हाकम सिंह के साथ ना हो। हरीश रावत ने कहा कि जनता को ऐसा लग रहा है कि उत्तराखंड की सरकार
एसटीएफ को निष्पक्ष रूप से जांच नहीं करने देगी। या तो इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी जाए या हाईकोर्ट के सिटिंग जज की एक बेंच एसआईटी का गठन करे जो कि इस मामले की जांच करे। और जब तक इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होती, ये मामले से जुड़ा अंतिम व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हो जाता, तब तक इसी जांच को निष्पक्ष रूप से पूर्ण कराना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कर्तव्य है। संजीव भाई, प्रसाद जी जिन्होंने हमारे उत्तराखंड के संघर्षशील समाज को एक किया, एक नाम दिया शिल्पकार का, एक बहुत बड़े समाज सुधारक थे। उनके नाम पर कांग्रेस की सरकार ने अल्मोड़ा के पास में गरुड़ाबाद में शिल्प उन्नयन संस्थान की स्थापना की थी, स्वीकृत किया था, उसका निर्माण प्रारंभ किया था। पिछले 6 सालों से वो संस्थान भारतीय जनता पार्टी की उपेक्षा का शिकार है। धन नहीं दिया जा रहा है, काम रुका पड़ा है और जो है उसकी क्लासेज आदि प्रारंभ करने की दिशा में सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। तो इसलिए हमने तय किया है कि कल गोविंद सिंह कुंजवाल जी के नेतृत्व में गरुड़ाबाद में एक विशाल उपवास होगा और मैं भी उस उपवास में भागीदारी करने जा रहा हूं। उत्तर में एसटीएफ लगातार जांच कर रही है और मामले में 23 आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। जांच के दौरान एसटीएफ को इस मामले में उत्तर प्रदेश से भी तार जुड़ते हुए मिले थे और इस मामले में एक आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर भी कर दिया था। खबर के मुताबिक यूके एसएसएससी पेपर लीक मामले में नाम आने के बाद गैंग के सदस्य केंद्रपाल ने कोर्ट में सरेंडर किया है और किसी झगड़े के मामले में केंद्रपाल ने यह सरेंडर किया है। शातिर केंद्रपाल ने एसटीएफ से बचने के लिए यह साजिश रची थी। सीजेएम बिजनौर कोर्ट ने आरोपी को जेल भेज दिया है। आरोपी धामपुर थाना क्षेत्र के टीचर्स कॉलोनी का रहने वाला बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।